हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए 63 प्रश्न में से 45 प्रश्न का सही जवाब दीजिए, जीके और साइंस के। तो आर्मी जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी, क्लर्क की यदि आप तैयारी करें तो इन्हें 63 प्रश्न में से आपको 45 प्रश्न सही करना है आज की सेशन में। वो भी वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि आर्मी अग्निवीर में बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आज के सेशन दमदार होने वाले हैं। तो इस सेशन के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले एग्जाम की दृष्टि से, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ऐसा ही प्रश्न बार बार आर्मी में पूछा जाता है। तो क्या आप रेडी हैं इन 63 प्रश्न में से 45 प्रश्न सही करने के लिए? बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसका राइट आंसर देना है। लास्ट में बताना है कि आपने क्या 63 प्रश्न में से 45 प्रश्न सही किया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक के 12:30 PM पे और शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो बताएंगे, विश्व की सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? विश्व की सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने प्यारे भारत का है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, मानस या यांगत्जी नदी को? बताइए, यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, वो भी भारत में? तो भाई ब्रह्मपुत्र को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए दोस्त। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। उसका बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध, तो यही तो था साथी, जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बक्सर के युद्ध आप लोग बताइए, प्लस कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है उसको भी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि चौसा की युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्त? किस वर्ष में हुआ था चौसा की युद्ध? तो 1539 में हुआ था। उसके बाद कन्नौज का युद्ध है भाई, ये फेमस युद्ध है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1540 में हुआ था। इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ओके दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको आपको याद रखना है पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। गाजी मलिक किस तुगलक शासक का दूसरा नाम था? गाजी मलिक किस तुगलक शासक का दूसरा नाम था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फायान, इसिंग, निष्का या वेनसोंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, तो वेनसोंग आया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष को हुई थी और किस महीने में हुई थी? अप्रैल का महीना भाई, 7 अप्रैल दिया है, बस आपको वर्ष बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार और किस देश के बीच सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, भारत सरकार और किस देश के सरकार के बीच में सिंधु जल संधि 1960 के पर भाई साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे? बताइए, भारत सरकार और कौन सा सरकार है? तो भाई पाकिस्तान सरकार के बीच। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला कौन है? भाई साहब बताइए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का अरुणिमा सिन्हा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द ये किस खेल से संबंधित है? भाई क्रिकेट खेल से संबंधित है बीमर शब्द। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल से संबंधित है? इनमें से कौन सा त्यौहार केरल से संबंधित है? पोंगल, ओणम, बोनालू या उगादी? तो ओणम त्यौहार है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12, आहार नाल में यकृत से पित्त प्राप्त करने वाला भाग कौन सा है? आहार नाल में यकृत से पित्त प्राप्त करने वाला भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। बताइए दोस्त कि दस्त के लिए उत्तरदायी जो ई कोलाई जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं? तो साथी उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, प्लस आप हर एक क्वेश्चन को याद भी करते चल रहे होंगे। ओके, तो दस्त के लिए जो उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं वो साथी ग्राम ऋणात्मक होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पोषी जीव है? तो इनमें से विषम पोषी जीव कौन सा है? नीम का पेड़, बाघ, शैवाल या घास? भाई एक विषम पोषी जीव की बात कर रहा है तो बाघ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार आपको हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी हम क्लास आप सभी लोगों के लिए लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके बीच जाए, इसलिए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके प्लस अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे। इसलिए करेंगे अधिक से अधिक भाई आएंगे तो कंपटीशन अपने में होगा तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये क्लास आपका फाइनल सिलेक्शन तक चलने वाली है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। देखिए इसमें पहला आपको एग्ज़ाम देना होगा, 15 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 15 क्वेश्चन मैथ का, उसका तो 15 क्वेश्चन साइंस और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, पहला पेपर। सेकंड नंबर आपको फिजिकल देना पड़ेगा, थर्ड नंबर पे इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, चौथे नंबर पे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे आप डीवी के नाम से जानते हैं। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024 में जो आपका आर्मी का एग्जाम हुआ था वो साथ में हो गया था। इस बार देखते हैं कैसे होता है, अलग अलग दिन होता है कि एक ही दिन होता है। जो भी कुछ अपडेट रहेगा तो हम आपको अवगत करा देंगे दोस्त, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगला सवाल 15 नंबर बताइए, संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन है? संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो भाई देखिए केवल उपास्थि है, केवल अस्थि है, केवल रक्त, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, पेशी कोशिका में अवायवीय शोषण के परिणाम स्वरूप किसका संचय होता है? पेशी कोशिका में अवायवीय शोषण के परिणाम स्वरूप किसका संचय होता है? तो लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, बादल किस कोलाइड के उदाहरण हैं? बताइए जो बादल होते हैं ये किस कोलाइड के उदाहरण हैं? फोम, एरोसोल या जेल या इनमें से कोई नहीं? तो भाई एरोसोल के उदाहरण हैं बादल। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, कार के ड्राइवर की सुरक्षा के लिए बनाए गए एयरबैग में क्या होता है? कार के ड्राइवर की सुरक्षा के लिए बनाए गए एयरबैग होता है तो उसमें क्या होता है? तो भाई याद रखिएगा उसमें सोडियम एजाइड होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? भाई पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो 1:8 है, 1:8 है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका सामान्य तापमान पर सबसे अधिक घनत्व है? किसका सामान्य तापमान पर सबसे अधिक घनत्व या डेंसिटी है? तो पानी का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कहीं कहीं बांधवगढ़ के नाम से भी है ये, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे अधिक उद्यान आपसे पूछेगा तो मध्य प्रदेश ही राज्य में है। ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो एमपी में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, बताइए? तो डल झील को कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? गुप्त राजाओं में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा आइस्टीनियम का रासायनिक प्रतीक है? भाई साहब, आइस्टीनियम का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है। ईएन होता है, ईआई होता है, ईटी होता है कि ईएस होता है, बताइए? देखिए पहले आई दिख रहा है तो ई हो जाएगा, फिर आप बोलने में उच्चारण यस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कौन सा हो जाएगा भाई? तो ईएस हो जाएगा। यानी आइस्टीनियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? ईएस हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए दे रखा है तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। 25 नंबर क्या दे रखा है? महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? महासागर में जल की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, कूलाम प्रति सेकंड मात्रा का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड मात्रा का दूसरा नाम क्या है? सेकंड है, जूल है, वोल्ट है या एम्पियर है, बताइए? तो एम्पियर है भाई, याद रखिएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये शाहजहां द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो सतलुज नदी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, तो साथ ही आप सभी से एक राय लेनी थी, क्या जो हम आपको शाम को 4 PM पे क्लास प्रोवाइड करें वो क्या चैप्टर वाइज स्टार्ट करें? एक बार अपना राय जरूर दीजिए, तो हम आपके लिए कल से जरूर क्लास प्रोवाइड स्टार्ट कर दें। और देखिए हम यदि क्लास चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे तो 15 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 13 क्वेश्चन फंसाने का ये वादा रखते हैं भाई। 15 क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में, 13 क्वेश्चन हमारे क्लास से आएगा। यदि आप कहते हैं कि हाँ सर चैप्टर, लेकिन आपको वो क्लास देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मेहनत करें और आप न देखिए, आपका कुछ बेनिफिट ना हो। तो देखिए मेरा तो मेहनत हो जाएगा लेकिन आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके दोस्तों, आप जरूर बताइए कि शाम को 4 PM पे हर एक चैप्टर का, जो कि आर्मी के एग्जाम में जो सिलेबस है उसके अनुसार पूरा चैप्टर वाइज हम क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो बताइएगा आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। चपचारकूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? चपचारकूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई ये किस राज्य में मनाया जाता है? फटाफट राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो मिजोरम राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, एक डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी पहले जमाने में होता था, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है भाई? तो ऑप्टिकल डिस्क का होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फ्रांस देश नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो किस नंबर के हैं, किस क्रम के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। तो बताइए इनकी नियुक्ति कौन किए होंगे भाई? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 34,
व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? बताइए, किस व्यक्ति को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? तो सर जी चित्तरंजन दास जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या है? तो किताबुल हिंद है। ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित है जिसे किसके नाम से जाना जाता था? बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित रखते थे जो कि उन्हें क्या कहा जाता, किस नाम से जाना जाता था? तो भाई याद रखिए, साक के गढ़ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन या क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया था? सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया था? बताइए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर क्या माना जाता है? बताइए। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर शरीर का वजन केंद्रित होना माना जाता है दोस्त। डी ऑप्शन देखिए, शरीर का वजन केंद्रित होना माना जाता है। तो भाई डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। शक्ति का आयामी यानी डायमेंशन सूत्र क्या होता है? शक्ति का यानी पावर का डायमेंशन क्या होता है? बताइए। सभी साथी इस सवाल का राइट आंसर देंगे। तो क्या होता है शक्ति का आयामी सूत्र यानी डायमेंशन? तो होता है ml2 माइनस 3 होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं, जैसे कि ml स्क्वायर t3, ये नहीं बोलते हैं। ml2 बोलते हैं, t-3 बोलते हैं, ये बोला जाता है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं होता डायमेंशन में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। टैकोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। यानी भाई टैकोमीटर का उपयोग किसका मापने के लिए किया जाता है? त्वरण का, कोणीय वेग, समय का या बल का? तो टैकोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है कोणीय वेग का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। E20 क्या है भाई? E20 क्या है बताइए? E20 क्या है? G20 तो आप जानते हैं भाई, लेकिन E20 बताइए क्या है? तो अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। डी ऑप्शन अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। किसका रासायनिक सूत्र सी है? बताइए। आप बताइए कि किसका रासायनिक सूत्र सी है? पुखराज, ओपल या एगेट या हीरा का? भाई साहब याद रखिए, हीरा का रासायनिक सूत्र सी होता है, क्योंकि यह केवल कार्बन तत्व से बना ही होता है। केवल यह कार्बन तत्व से बना होता हीरा, तभी तो इसका रासायनिक सूत्र सी पड़ा है। और आप जानते हैं कि हीरा जो होता है कार्बन का एक शुद्ध रूप भी है। जो हीरा है ना भाई, ये कार्बन का एक शुद्ध रूप है और ये केवल कार्बन तत्व से बना होता है, इसीलिए तो हीरा का रासायनिक सूत्र सी पड़ा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो क्या कहलाता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो क्या कहलाता है? तो प्रज्वलन ताप बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? कितना यूनिट होता है अल्फा कण का द्रव्यमान? तो 4 यूनिट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? जो समभारिक होते हैं इसमें किसकी संख्या समान होती है? आयन की, न्यूक्लियन की, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? तो न्यूक्लियन की संख्या जो होती है समान होती है समभारिकों में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। उस जीव का पहचान कीजिए जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। उस जीव का पहचान कीजिए जिसमें परिसंचरण तंत्र ही नहीं होता है। तो मेरे दोस्त ये हाइड्रा में होता है ऐसा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47।
डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा एक बिल्कुल आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, जिंक। कौन सा आवश्यक तत्व है इनमें से? तो भाई नाइट्रोजन तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है? पोसड़ी यानी गिजड़ किसके पाचन तंत्र में उपस्थित होता है? गिजड़ किसके पाचन तंत्र में उपस्थित होता है? यानी पेसड़ी है भाई, ये पेसड़ी लिखा है। पेसड़ी जो होता है ये गिजड़ है जो कि किसके पाचन तंत्र में उपस्थित होता है? तो याद रखिए तिलचट्टा के पाचन तंत्र में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए तिलचट्टा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। सिल्क का उत्पादन किया जाता है, तो किसके द्वारा सिल्क का उत्पादन किया जाता है? बताइए, सोचिए समझिए, उसके बाद इस सवाल का राइट आंसर दीजिए कि सिल्क का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई लार्वा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? राइडर कप ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाई गोल्फ खेल से संबंधित है ये राइडर कप। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महान परिनिर्वाण दिवस किस दिन होता है? बताइए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन होता है? तो 6 दिसंबर को होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस आप हर एक क्वेश्चन को याद भी करते चले होंगे। या आप देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसा ही तो प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं, बिल्कुल सेम। साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड सारे सवाल चलेंगे जो शाम को 4 PM पे बीच आपकी क्लास है कि यदि आप चैप्टर वाइज बोलते हैं तो चैप्टर वाइज भी स्टार्ट हम कल से कर देंगे। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेम वही का आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। 52 नंबर बताइए, MS वर्ड में एक पृष्ठ भंजन टेक्स्ट को कर्सर से आगे अगले किस बिंदु पर रखता है? तो MS वर्ड में एक पृष्ठ भंजन टेक्स्ट को कर्सर से आगे अगले किस बिंदु पर रखता है? बताइए। तो ये रखता है भाई देखिए पृष्ठ में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? बताइए, जो गिद्दा है भांगड़ा ये किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब, गुजरात, झारखंड, बिहार। यदि भांगड़ा आप जानते हैं तो भाई पंजाब में काफ़ी फेमस है, तो गिद्दा भी यहीं का होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? समय का वर्णन करते हुए जो शब्द संक्षेप में एडी का अर्थ क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। एडी का फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो एनो डोमिनी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 56। पहले लंबे समय तक चलने वाले तापदीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? बताइए क्या है? पहले लंबे समय तक चलने वाले तापदीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। सीधे से जो पहले येलो कलर का बल्ब आते थे हमारे घरों में लगता था पहले के ज़माने में, लगभग साथी करीबन या आज से लेकर 10 साल पहले, 10 साल क्या पहले भाई, 8 से 9 साल पहले आप देखेंगे जो पीला पीला का कलर का बल्ब होता था जो साथी होता था, वो इसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तो बी ऑप्शन देखिए थॉमस एडिसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? जो नाटक नील दर्पण है किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था नाटक नील दर्पण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। भारत की सबसे बड़ी तटीय नामक पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय नमक पानी की झील कौन सी है?
बताइए भारत की सबसे बड़ी तटीय नमक पानी की झील कौन सी है? तो भाई चिल्का झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 59। इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। इम्फाल की लड़ाई आपसे पूछ रहा है कि इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1944, 1945, 1940 या 1946 में? बताइए इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में संपन्न हुई थी? तो 1944 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। भारत का शोध केंद्र मैत्री किस महाद्वीप में स्थित है? भारत का शोध केंद्र मैत्री किस महाद्वीप में स्थित है? तो मेरे दोस्त अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है भारत का शोध केंद्र मैत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61। डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है भाई इनमें से? तो याद रखिएगा आप लोग, संसद है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सत्रावसान कर सकता है? तो राज्यसभा का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं ऐसा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 और लास्ट क्वेश्चन। बिहू कौन से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? ये त्यौहार भी डांस भी है। बिहू उसी राज्य का एक ऐसा फेस्टिवल जो कि भाई ये त्यौहार भी आता है और वही डांस भी आता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 63 क्वेश्चन में से क्या 45 क्वेश्चन राइट हुए? कमेंट करके फटाफट अपना अपना स्कोर बताइए। और सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या किसी भी प्रकार का आपको मन में प्रश्न चल रहे हैं, पहली बात कि आपने यदि आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डेट 10 अप्रैल होने वाली है। 10 अप्रैल के बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बार आर्मी अग्निवीर क्वालिफाइंग करने के लिए आप सभी के पास 2 मौके होने वाले और 2 पदों के द्वारा आप फॉर्म फिलअप करेंगे। प्लस मान लीजिए आप आर्मी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एक दिन आपको आर्मी जीडी का एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप सेकंड नंबर में मान लेते हैं ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टीडीएन के साथ ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी जीडी के साथ आप लोग ट्रेडमैन का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन आपको टीडीएन का भी पेपर देना होगा जो सिलेबस है। ओके दोस्त, ट्रेडमैन तो सिंपल 8वीं पास पे ही ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जीडी तो 10th पास पे है ना दोस्त। जैसे जीडी में तो 10th पास आप फॉर्म है लेकिन भर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपका 45% होना चाहिए। और 10th में जो 5 बेसिक सब्जेक्ट है जैसे साइंस, मैथ, हिंदी और एक इंग्लिश और एक सोशल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट में मिला के आपका 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए और मिलाकर 45% आप पास होंगे तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते। लेकिन ट्रेडमैन में ऐसा नहीं है, सिंपल 8वीं पास है तो आप फॉर्म को बहुत आराम से भर सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग फॉर्म को जाकर भर दीजिए और एकदम ध्यान से भरेंगे। इसका दोबारा ओपन होता नहीं है, जो विंडो करेक्शन लिंक होता है ना वो ओपन नहीं होता है, जिसे आप लोग एडिट लिंक के नाम से जानते हैं, जो कि हर एक एग्जाम का ओपन होता है ना कि एक आध हफ्ता मिलता है कि जो भी आप फॉर्म भरते समय कुछ भी गलती मिस्टेक हुई, आपसे त्रुटि हुई तो आप दोबारा उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आर्मी अग्निवीर में ऐसा होता नहीं है, डायरेक्ट आपको जिस भी जोन या ARO में फॉर्म फिलअप करेंगे ना वहीं से आपको बात करनी पड़ेगी। ओके दोस्त, तभी ठीक होगा आपका। तो ध्यान से फॉर्म को फिलअप कर देंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं शाम को 7:30 PM पे एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।